फीमेल का एग्स और मेल के स्पर्म्स जब हम जिस्म से बाहर लैब के अंदर वही एनवायरनमेंट क्रिएट करके जो कि एक बॉडी का एनवायरनमेंट होता है वो क्रिएट करके जब हम वो काम बाहर करते हैं तो दैट इज आईवीएफ। अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपका किसी वजह से ओवरीज फेल हो रही हैं, स्पर्म पैरामीटर्स ऐसे हैं, ट्यूब्स ब्लॉक हो गई हैं, तो हम स्ट्रेट अवे पेशेंट को बता देते हैं। औलाद अल्लाह का एक अनमोल तोहफा है और हर शादीशुदा जोड़े की ख्वाहिश होती है कि उनके घर में नन्हे कदमों की चाप गूंजे, लेकिन बाज़ औक़ात कुदरती तरीके से औलाद होना मुमकिन नहीं होता और तब साइंसी तरक्की हमारी उम्मीद बनकर सामने आती है। हम बात कर रहे हैं आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, और ये एक जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी है। जी हाँ, आईवीएफ एक जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी है जो ऐसे जोड़ों के लिए उम्मीद की किरण है जो बरसों से औलाद के लिए तरस रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में इस बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और उसमें से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से लोग या पेरेंट्स जो हैं डर जाते हैं। तो आज के सेगमेंट पे हम इन्हीं गलत फहमियों को दूर करेंगे और आपको बताएंगे कि आईवीएफ का मुकम्मल तरीका, इसके मराहिल क्या होते हैं, कामयाबी की शरह कितनी है और जिस्म पर इसके क्या असरात होते हैं। तो बात कर लेते हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मारूफ गायनाकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नाइला जबी और उनके शौहर डॉक्टर वसीम, जो मेडिकल के साथ साथ इस मामले के जज्बाती पहलुओं पर भी रोशनी डालेंगे। तो हम आप दोनों मेहमानों को सुनो पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें बता दें कि आईवीएफ क्या होता है और इसे आम फहम अंदाज में किस तरह से समझाया जा सकता है और आईवीएफ लैब किस तरह से काम करती है। जी थैंक यू वेरी मच। एक तो आपका कि आपने इस इतने सेंसिटिव टॉपिक पे जो हमें दावत दी। ये जो कि हमारी सोसाइटी का एक बहुत अहम पहलू है, इसमें जितनी भी इनफर्टाइल कपल जो होते हैं वो तमाम अफराद जो बेऔलाद होते हैं, कुदरती तौर पे ये होता है कि किसी भी मेल और फीमेल को जो फर्टाइल होने के लिए, उनको औलाद हासिल करने के लिए, उनके हमल के लिए फीमेल का एग्स और मेल के स्पर्म्स का मिलना और मिल के फर्टिलाइज करना वो इम्पॉर्टेंट होता है। जब फीमेल के एग्स और मेल के स्पर्म्स आप बॉडी के अंदर फर्टिलाइज होते हैं फर्टिलिटी विंडो के अंदर, तो वो इन विवो फर्टिलाइजेशन होती है। जब यही काम हम बाहर करते हैं, बॉडी से बाहर करते हैं, यानी फीमेल के एग्स को कलेक्ट करके और मेल के स्पर्म्स को लेने के बाद उनको मिलाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये बुनियादी फ़र्क है इसके अंदर कि वही काम जो बॉडी नहीं कर पा रही होती है ड्यू टू सर्टन रीजंस, उसकी बेशुमार वजूहात हैं, वो आई एम श्योर डॉक्टर नाइला उस पर रोशनी डालेंगी। तो वो काम जब हम जिस्म से बाहर लैब के अंदर वही एनवायरनमेंट क्रिएट करके जो कि एक बॉडी का एनवायरनमेंट होता है वो क्रिएट करके जब हम वो काम बाहर करते हैं तो दैट इज़ आईवीएफ। बिल्कुल ठीक है। नाइला, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी, मज़ीद आपसे जानना चाहूँगी। ये तो वसीम ने हमें बता दिया कि नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे होती है और आईवीएफ के थ्रू कैसे होती है। किन जोड़ों को, पेयर्स को, कपल्स को आप एलिजिबल समझती हैं इस प्रोसेस के लिए कि ये कर सकते हैं, और वो कौन सी शराइत होती हैं? थैंक यू सो मच। आईवीएफ का प्रोसेस ऑप्ट करने के लिए कोई शराइत एज सच नहीं है। आप कपल की शादी हुई, अब किस एज में शादी हुई ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीमेल बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्स फ्रॉम द एज ऑफ 15 till 35। अगर तो आप इस विंडो के अंदर अभी हैं और आप 25 के हैं तो आप 5 साल भी वेट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि अब आपको पता है हमारी सोसाइटी के अंदर जो शादियों का ट्रेंड एज है वो अब ड्यू टू करियर, ड्यू टू ऑल दैट रीजंस, शादियों का जो एज है अब वो आगे चला गया। बिल्कुल, लोग लेट शादियां कर रहे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप शादी के 5 साल बाद तक आईवीएफ करवाएं तो ये एक गलत पैरामीटर्स हो जाएगा। ये हर कपल के ऊपर डिपेंड करता है। यंग कपल्स हैं वो अगर हमारे पास आते हैं तो हम उनकी फर्टिलिटी असेसमेंट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये फर्टिलिटी असेसमेंट। अगर आपकी फर्टिलिटी असेसमेंट हमें ये बताती है कि ये पेशेंट अभी वेट कर सकता है तो हम उसे वेट करवाते हैं। लेकिन आईवीएफ, अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपका किसी वजह से ओवरीज फेल हो रही हैं, स्पर्म पैरामीटर्स ऐसे हैं, ट्यूब्स ब्लॉक हो गई हैं, तो उसमें वेट करने का फ़ायदा हमें पता लग जाता है कि इसमें वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो हम स्ट्रेट अवे पेशेंट को बता देते हैं। अब सब फर्टिलिटी बेसिकली इसकी भी बहुत सारी कॉजेज़ हैं। अब उन कॉजेज़ के ऊपर कुछ पेशेंट्स होते हैं जो शादी के साल बाद ही आते हैं और हम उनके देखते हैं कि एग्स नहीं रहे, कम रह गए हैं, तो हम उनको बताते हैं कि यू हैव टू फ्रीज योर फर्टिलिटी, आप अपना आईवीएफ करा के बैंक पर आएँ, अदरवाइज आपके एग्स वेस्ट हो जाएंगे।
कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी शादियों को 4-4, 5-5 साल हो गए होते हैं, हम देखते हैं कि उनका तो मसला। और ये आप देखते कैसे हैं? कोई टेस्ट वगैरह करवाते? कौन से टेस्ट हैं वो? प्रॉपर फर्टिलिटी टेस्टिंग होती है। सबसे पहले फीमेल के 3 बेसिक टेस्ट होते हैं, जिसमें कि एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें उसकी यूट्रस और ओवरीज को देखा जाता है। यूट्रस की साख्त में कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि यूट्रस इज मेंट फॉर कैरिंग द बेबी। और ओवरी जो है उसके अंदर एग्स पड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं कि क्या नंबर ऑफ एग्स हैं, क्या ओवरीज का रिजर्वायर क्या है, क्या वो दे आर अबाउट टू डिप्लीट या अभी हमारे पास टाइम है, उसको देखते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट होता है AMH का, एंटी मोलेरियन हार्मोन, जो कि इनडायरेक्टली हमें क्वालिटी ऑफ टेस्ट का बताता है। फीमेल की ट्यूब्स जहाँ पे अंडे और स्पर्म ने यकजान होता है, एम्ब्रियो बना है, क्या वो खुली हैं, वो काम कर रही हैं। ये कुछ बेसिक फीमेल के टेस्ट होते हैं। मेल का एक ही टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सीमन एनालिसिस। उसके अंदर नंबर स्पर्म्स का पूरा है, क्या नंबर जो साख्त के हिसाब से होने चाहिए जैसे वैसे हैं, क्या एक्टिव स्पर्म है, डेड तो नहीं है सारे, ये एक ही टेस्ट के अंदर पता चल जाता है। ये बेसिक से टेस्ट करवाने के बाद फिर हम पेशेंट को फर्टिलिटी प्लान देते हैं। यहाँ पे मैं आपके चूँकि फोरम पे आई हुई हूँ, तो मैं आई वुड लाइक कि मैं इस चीज़ को असेस करूँ कि जब भी पेशेंट, सब फर्टाइल पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, इन द सेम वे डॉक्टर भी जब वहाँ पे बैठा होता है तो वो अपने जेहन में जाता है कि मैंने अब डॉक्टर की 2000 रुपये फीस दी है, तो मुझे कोई दवाई लिखी जानी चाहिए। आप बीमार ये नहीं बड़ा आपने एक दिमागी मर्ज की बात की है। आप बीमार नहीं हैं। Yes. आप बेसिकली डॉक्टर के पास जाते हैं कि फर्टिलिटी असेसमेंट करें, क्यों नहीं नेचुरल प्रोसेस हो रहा, यानी आप बेसिकली टेस्टिंग के लिए जाते हैं। इसी हमारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को सामने रखते हुए डॉक्टर भी दवाइयों का मिसयूज कर रहे हैं और पेशेंट मिसयूज करवा रहे हैं। नायला, सॉरी टू इंटरप्ट, ये बात बिल्कुल वैसे है कि अगर आपने बहुत सारे टेस्ट करवाए, उसमें से अंदर से कुछ नहीं निकला तो हमारी आवाम परेशान हो जाती, टेस्ट में कुछ आया क्यों नहीं है, पैसे तो ज़ाया हो गए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आजकल ना एक वर्ड है जो हम बहुत सुनते हैं और कपल्स में ये चीज़ हो जाती है, मिसकैरेजेस का। खातून अब तैयार है, अपना ख्याल रख रही है, नहीं रख रही, डाइट में प्रॉब्लम है, नहीं है, कुछ भी है, मिसकैरेजेस बहुत सुनने में आ रही है। इसकी आम तौर पर आप क्या आजकल वजूहात देखती हैं? डाइट है या ज़्यादा? इनके लिए भी IVF रिकमेंडेड है, जिनके 1-2 से ज़्यादा मिसकैरेज हो चुके हों। इसमें सबसे जो IVF को सॉरी जो मिसकैरेज की सबसे बड़ी वजह है वो जेनेटिक है। जेनेटिक एम्ब्रियो जेनेटिकली नॉर्मल नहीं है। हमारी बॉडी सबसे पहले जब एम्ब्रियो को एक्सेप्ट करती है तो उसका DNA कोड मैच करती है अपने कोड के साथ, ठीक है। अगर तो वो कोड उसमें कहीं कोई जेनेटिक प्रॉब्लम लगती है और वो असेस करती है कि फ्यूचर में जाके ये बच्चा में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो इसको एज ए डिफेंस मैकेनिज्म लेके चलती है और उस बच्चे को अबॉर्ट कर देती है। वो हमारे लिए बड़ी एक परेशानी की चीज़ होती है, लेकिन वो बॉडी अपना डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रही होती है। तो पहली बात है कि बाज़ औक़ात अबॉर्शंस जो होते हैं ये बॉडी का ही डिफेंस मैकेनिज्म होता है। हम समझ रहे होते हैं हमने कोई गर्म चीज़ खा ली, ठंडी चीज़ खा ली, रेस्ट नहीं किया। तो इस केसेस के अंदर जब आपके 3 या 3 से ज़्यादा मिसकैरेजेस हो जाते हैं तो उसके अंदर जेनेटिक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। उसमें IVF का रोल इस तरह से आ जाता है कि हम एम्ब्रियोज बनाते हैं, उस एम्ब्रियो में से एक सेल निकालते हैं और PGS यानी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग कर लेते हैं कि क्या वो जेनेटिकली नॉर्मल है। कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कि फीमेल की जो एग की एज अगर ज़्यादा है, यानी जो 35 से ऊपर जिनकी एज है, उनसे रिलेटेड होती हैं, जैसे ट्राइसोमी 13, डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18, उनको हम बेसिकली चेक कर लेते हैं, सारे क्रोमोसोम चेक कर लेते हैं। सही। तो सबसे बड़ी कॉज तो होगी जेनेटिक प्रॉब्लम, जिसमें कि IVF PGS इक्सी का रोल है। ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट कॉज जो सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रिवेल कर रही है वो है एप्ला एक जो है कि जब आपकी बॉडी में बेबी जाता है तो जाहिर है बेबी अंदर कुछ खा पी नहीं रहा, उसने फीड करना है बच्चे से। छोटी सी एक आर्टरी और वेन का कम्बिनेशन होता है, अम्बलाइकल कॉर्ड बनती है बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, जो कि बच्चे को मदर से कॉन्टिन्यूसली फीड दे रही होती है। अगर उसके अंदर कोई क्लॉट बन जाता है तो या तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, हमल कमज़ोर होता है और अबॉर्ट हो जाता है, और या फिर क्या होता है कि वो वहीं पे सुकड़ना शुरू कर देता है और आपको ग्रोथ ना होने की वजह से फर्दर इस प्रोसेस को टर्मिनेट करवाना पड़ता है। तीसरी इंपॉर्टेंट कॉज क्या होती है? यूट्रस एक वूम कैरिंग, बच्चे को कैरी रखने के लिए, कैरी करने के लिए एक ऑर्गन है जिसको 9 महीने साइलेंट रहना चाहिए। अब अगर ये 9 महीने इस दौरान यूट्रस का मुंह ओपन हो जाता है तो डेफिनेटली बेबी अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर बाहर आ जाएगा। इसको मैकेनिज्म को हम क्योर करते हैं, स्टिच लगा देते हैं यूट्रस के मुंह के आगे। तो जहाँ तक मिसकैरेजेस है, ये इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर आज हम बात करने लगे तो शायद ये कवर नहीं होगा।
मिस कैरेजेस बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, उसमें में ज़्यादातर फिर वही रोल आ जाता है एग क्वालिटी। बिल्कुल, आपने उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं और आपने बताया भी है कि रीजंस क्या है और हल इसका आपके पास क्या है, आईवीएफ किस तरह से काम कर सकता है। डॉक्टर वसीम साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि सक्सेस रेट क्या है आईवीएफ का, लोग ये जानना चाहते हैं। और जो पेशेंट आपके पास आ रहा होता है उसके हार्मोन्स का भी आप देखते हैं, उसकी एज को भी देखते हैं, उसके मुताबिक तय किया जाता है कि उसको इस ट्रीटमेंट से गुजारा जाएगा या नहीं? एब्सोल्युटली। देखिए, किसी भी आईवीएफ के केस के अंदर जो इसका जो सक्सेस रेट है वो भी ज़ाहिर इंडिविजुअली वेरी कर रहा होता है, उसमें पेशेंट फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उससे भी अहम चीज़ जो है, जो मैं वो तमाम अफराद जो आईवीएफ के बारे में सोच रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं, इस प्रोसेस से वो इससे सफ़र कर रहे हैं और इसको ऑप्ट करना चाह रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि आईवीएफ को जब आप ऑप्ट करते हैं, जब इस प्रोसेस को ऑप्ट करते हैं, इस पर जाते हैं, तो सबसे पहले आपने जो सिलेक्शन करनी होती है अपने आईवीएफ सेंटर की, वो मोस्ट वाइटल है, सबसे इम्पोर्टेंट। चूँकि इस प्रोसेस के अंदर हमने वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो बॉडी का एनवायरनमेंट होता है। हम वो काम कर रहे हैं जिसमें स्पर्म्स और एग का मिलाप, वो काम हम जिस्म से बाहर कर रहे हैं जो कि बॉडी ने इन्फेक्ट करना होता है। तो हमने वो काम जब बॉडी में से बाहर करना है, तो बाहर का एनवायरनमेंट एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो बॉडी का होता है। तो उसमें जो लैब का, उस सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसका एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम है, वहाँ पे हेपा फिल्टर्स हैं, वहाँ की जो माइक्रोबियल फ्री किसी किस्म की कोई कंटेमिनेशन जो है वहाँ की कोई किसी किस्म के चांसेस नहीं होने चाहिए। सेकेंडरीली हाई क्वालिटी इक्विपमेंट जो इस प्रोसेस को सक्सेसफुल करते हैं, जिसमें इक्सी का प्रोसेस जो है वो आजकल सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आईवीएफ एब्सोल्यूट हो गया, उसकी एडवांस फॉर्म जो इक्सी पे चली गई हुई है। सो ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करके आपके कंसल्टेंट का एक्सपर्ट होना, बिल्कुल एक्सपर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम, डॉक्टर नाइला, आपकी आमद का बड़ा ज़बरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं बेऔलाद जोड़ों के लिए। उम्मीद की आप लोग किरण बने हुए हैं।